राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स बिगिन। बहुत जल्द आपको इसमें ट्विस्ट भी आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 69, रूहानी हग्स। तनसच। काव्या को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। काव्य नज़रें इधर से उधर घुमाते हुए मैं आपसे बोलते बोलते एकदम से रुक गई। आदित्य की नज़र काव्या पर ही थी। काव्या अपनी नज़र से अचानक से उठ जाती है अपनी जगह से और वो मुझे अपनी दोस्त बुला रही है, इतना बोलकर काव्या जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। आदित्य काव्या को बस देखता जाता है। वहीं दूर पर खड़ी प्रीता गुस्से से दांत भींचते हुए कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने काव्या, मेरे आदित्य को मुझसे छीन कर। अगर आदित्य उस वक्त बीच में ना आया होता तो तुम उस शूटर के हाथों कब की मर गई होती। मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट जाती, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। आदित्य सिर्फ मेरा है, मेरा ही रहेगा। आदित्य को मैं तुमसे दूर करके रहूंगी। इधर काव्या भागते हुए एक जगह रुक जाती है और सीने पे हाथ रखकर, बच गई। इस प्रीता ने तो मुझे बुरा फंसा दिया और ये प्रीता अब भी पागलों की तरह इनके पीछे घूमती रहती है, सिर्फ फ्री लड़की। बोलते हुए काव्या अपना मुंह बना लेती है। अब तक रात हो चुकी थी। बारात चौखट पर आ गई थी। चौखट से होते हुए उसका स्वागत करते हुए मंडप तक ले जाया जाता है। प्रिया के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी। रितेश दूल्हे के रूप में बैठा हुआ था। वहीं प्रिया दुल्हन के जोड़े में उसके साथ बैठी हुई थी। उन्हें देखकर काव्या ने अपनी और आदित्य की शादी याद आती है। रितेश और प्रिया की शादी में बिल्कुल अलग थी आदित्य और काव्या की शादी से। जहाँ रितेश और प्रिया के चेहरे पर सुकून से भरी मुस्कुराहट दिख रही थी, वहीं उस वक्त आदित्य और काव्या के चेहरे पे बस दर्द छिपा हुआ था। अचानक ही काव्या मंडप में चली जाती है। चलते चलते वह एक बहुत ही शांत सी जगह में पहुंच जाती है जहां कोई नहीं था। काव्या घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। उसे आज फिर से वही दिन, वही दर्द, वही तकलीफ याद आ रही थी। काव्या को अपनी दादी, माँ, पापा की बहुत याद आ रही थी। वह खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। वह रोई जा रही थी। उसके आंसू गले से गालों से होते हुए नीचे गिरते जा रहे थे। अचानक ही काव्या को अपने कंधे पर किसी के हाथों का एहसास होता है। काव्या इस छुअन को अच्छी तरह से पहचानती थी। काव्या झट से खड़ी होकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। आदित्य का फेस एकदम से डार्क हो जाता है। वह काव्या को इस तरह रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। काव्या कुछ देर तक ऐसे ही रोती रहती है। आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने ना काव्या को कुछ बोलने की कोशिश की और ना ही कुछ पूछने की। अब तक काव्या बिल्कुल शांत हो चुकी थी, लेकिन अब भी आदित्य के गले लगे हुए थी। आदित्य भी शांत सा उसे पकड़कर खड़ा था। काव्या धीरे से सर ऊपर करके आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या से अलग करता है और उसके आंसुओं को पोंछकर धीरे से बोलता है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। काव्या हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य वहाँ से चला जाता है और काव्या मंडप की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद शादी होकर विदाई की रस्म भी खत्म हो जाती है और काव्य, अनुराग और रूहान एक साथ बाहर जाते हैं। बाहर में आदित्य कार से टिककर फ़ोन पर कुछ कर रहा था। अनुराग और रूहान दूसरी कार की तरफ बढ़ जाते हैं तो काव्या आदित्य की तरफ चली जाती है। काव्या के पहुंचते ही आदित्य कार के अंदर बैठ जाता है और काव्या भी उसके साथ बैठ जाती है। उनके बैठते ही एक के बाद एक कार चलने लगती है। आदित्य अपने लैपटॉप पर काम करने में बिजी हो जाता है और वहीं काव्या सीट से टिककर आंखें बंद करके बैठ जाती है। कार हवा को चीरते हुए बढ़ी जा रही थी। आदित्य की नज़र लैपटॉप से हटकर काव्या पर जाती है, जो अब सो चुकी थी, लेकिन वह कंफर्टेबल नहीं थी। आदित्य लैपटॉप को बंद करके काव्या को अच्छे से पकड़ने की कोशिश करता है। इस तरह करने से काव्या थोड़ा हिल जाती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। काव्या एकदम से उठकर आदित्य की गोद में बैठ जाती है और गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य भी काव्या की कमर से पकड़ लेता है। आदित्य के भाव में काव्या फिर से नींद के आगोश में चली जाती है।
आदित्य काव्या को कसकर पकड़ते हुए मन ही मन में खुद को तकलीफ मत दिया करो ना वाइफी। तुम्हारे दर्द में बहते आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। मुझे मैं नहीं सह सकता तुम्हारी आंखों में बहते आंसू। कहते हुए आदित्य काव्या के हाथों को पकड़कर चूम लेता है। करीब 2 बजे सभी कार एक करके सिंघानिया विला आकर रुकती हैं। अनुराग और रोहन जल्दी से बाहर निकल जाते हैं और दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों को बहुत नींद आ रही है। वे दोनों विला के अंदर चले जाते हैं। उनके जाते ही रॉकी आदित्य के साइड का दरवाज़ा खुलता है। आदित्य काव्या को अच्छे से गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। काव्या कसमसाते हुए आदित्य के सीने से अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य काव्या को एक नज़र देखकर विला के अंदर चला जाता है। कमरे में जाकर वह अच्छे से काव्या को सहलाता है और काव्या के सैंडल को निकालकर नीचे रख देता है। काव्या के पास बैठकर आदित्य काव्या के हाथों में चूड़ियों को निकालता है। उसके बाद ईयररिंग को भी निकालकर साइड में रख देता है। एक एक करके सारी ज्वेलरी निकालने के बाद आदित्य चेंज करके काव्या के पास लेट जाता है। आदित्य के लेटते ही काव्या एकदम से उसके करीब जाकर सीने में छुप जाती है और आदित्य भी काव्या के करीब खींचकर आंखें बंद कर लेता है। दोनों को ही एक दूसरे के करीब रहकर सोने की आदत लग चुकी थी। काव्या फिर से कसमसाने लगती है तो आदित्य काव्या के अपने ऊपर कर लेता है। काव्या आदित्य के ऊपर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सोया करती थी। काव्या आदित्य के गर्दन पर अपना चेहरा छिपा लेती है। आदित्य काव्या के सर पर हाथ रख सहलाने लगता है। काव्या की सांसें आदित्य के गर्दन पर टकरा रही थी। काव्या को महसूस कर आदित्य को भी नींद आ जाती है। उधर श्रेष्ठा ध्रुव के ऊपर लेटी उसके शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। ध्रुव आंखें बंद करके श्रेष्ठा के हरकतों को बस महसूस कर रहा था। श्रेष्ठा कभी ध्रुव के बटन को खोलती तो कभी लगाती। सुबह की नींद की वजह से उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। श्रेष्ठा पूरी तरह से बोर होने लगी तो वह ध्रुव को देखती है जो आंखें बंद कर रखा हुआ था। हबी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कहते हुए श्रेष्ठा मुंह बना लेती है। श्रेष्ठा के बोलने पर भी ध्रुव बिल्कुल चुप रहता है। श्रेष्ठा अब अपने हाथों को ध्रुव के चेहरे पर घुमाने लगती है कि कभी उसके नाक पर, कभी उसके होठ पर तो कभी उसके गालों पर। सोए हुए शेर को मत जगाओ वाइफी, वरना बहुत पछताओगी, कहते हुए ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को पकड़ लेता है। श्रेष्ठा अपना हाथ छुड़ाकर ध्रुव के ऊपर से उड़ जाती है और बालकनी की तरफ चली जाती है। श्रेष्ठा के उठने पर ध्रुव भी उठता है। काली और को कॉल करके कुछ कहता है और श्रेष्ठा की तरफ बढ़ जाता है। वैसे तो ध्रुव को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि वह श्रेष्ठा को रात भर प्यार करता रहा और सुबह ऑफिस चला गया, जिससे उसे नींद नसीब ही नहीं हुई थी। वहीं श्रेष्ठा ध्रुव के रात भर प्यार करने से थक कर दिन भर सो चुकी थी, इसलिए अब उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। ध्रुव श्रेष्ठा को पीछे से भाव में भरकर कान में बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, वाइफी लेट्स गो। श्रेष्ठा एकदम से आगे मुड़कर ध्रुव को सवालिया नज़रों से देखती है तो ध्रुव बस जाने का इशारा करता है। श्रेष्ठा टाइम देखती है तो इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त कहाँ? श्रेष्ठा के बोलने पर ध्रुव सीधे श्रेष्ठा को बाहर लेकर जाने लगता है। बाहर आते ही दोनों कार में बैठते हैं और ड्राइव कार स्टार्ट करते हैं। रात के अंधेरे में सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं थी। 1-2 लोग दिख रहे थे। कुछ भी देरी में एक कार एक जगह आकर रुकती है। श्रेष्ठा बाहर जाकर देखती है तो चारों तरफ बोट पानी में तैर रही थी। ध्रुव श्रेष्ठा को एक शिप की तरफ ले जाता है। श्रेष्ठा अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए ध्रुव के साथ चल रही थी। ध्रुव अब श्रेष्ठा को शिप के अंदर लेकर जाता है। शिप पूरा खाली था। बढ़ते हुए ध्रुव श्रेष्ठा को एक तरफ लेकर जाता है। श्रेष्ठा जैसे ही उस जगह को देखती है हैरान रह जाती है। एक टेबल पर 2 चिराग लगे हुए थे, 2 चेयर लगी हुई थी जहाँ चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। थोड़ा साइड में एक बेड भी था। ध्रुव श्रेष्ठा को चेयर कर बैठता है और कहता है, वाइफी आई एम सॉरी बट मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलते ही ध्रुव सीधे बेड पर जाकर लेट जाता है। श्रेष्ठा को एकदम से शरारत सूझी और वो बेड पर जाकर बैठकर ध्रुव को हिलाने लगी और पुकारने लगती है, ध्रुव मैं यहाँ अकेली बैठी बोर हो जाऊंगी। ध्रुव हल्के नींद में, प्लीज़ वाइफी। श्रेष्ठा फिर से ध्रुव को उठाते हुए कहती है, कल तुमने भी तो मेरी बात नहीं मानी। मैं कितनी बार कहे प्लीज़ अभी, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा।
रात से सुबह तक मुझे परेशान करते रहे। ध्रुव चिढ़ते हुए उठकर बैठ जाता और कहता है, इसका बदला ले रही हो क्या वाइफी? श्रेष्ठा शरारत से मुस्कुरा देती है। ध्रुव अब चेयर पर बैठ जाता है और श्रेष्ठा भी उसके सामने बैठ जाती है। ध्रुव की आंखें बार बार बंद होने लगती हैं, जिसकी वह बार बार झुक रहा था। ध्रुव को देखकर श्रेष्ठा को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए मन में कहती है, अब तुम्हें पता चलेगा जब कोई सोचने नहीं देता तो कैसा लगता है। श्रेष्ठा अपनी जगह से उठकर ध्रुव की गोद में बैठ जाती है और ध्रुव को परेशान करने लगती है। ध्रुव बुरी तरह से चिढ़ जाता है। अचानक ध्रुव श्रेष्ठा को उठाकर बेड पर पटक देता है और श्रेष्ठा के ऊपर आकर हाथ और पैरों को जकड़कर आंखें बंद कर लेता है। श्रेष्ठा अपने हाथ और पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी। थोड़ी देर तक कोशिश करते रहने के बाद वह डेविल स्माइल देती है। श्रेष्ठा ध्रुव के कान में जोर से चिल्लाती है और ध्रुव का नाम लेकर बार बार चिल्लाने लगती है। ध्रुव फ्रस्ट्रेट होकर श्रेष्ठा के होठों को लॉक कर देता है। धीरे धीरे उसे किस करने लगता है तो श्रेष्ठा बिल्कुल चुप हो जाती है। किस करते करते ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को लॉक करके ही सो जाता है। ध्रुव के कुछ न करने पर श्रेष्ठा खुद उसके होठों को धीरे धीरे किस करने लगती है। ध्रुव गहरी नींद में जा चुका था, वहीं श्रेष्ठा उसके होठों को चूमती रहती है। सुबह के 8 बजे सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि अचानक न्यूज़ के हेडलाइट में आता है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट बीच में ही क्रैश होकर गिर गई। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट बीच में ही क्रैश होकर गिर गई। माना जा रहा है कि इसमें सफ़र कर रहे लोगों को बचा पाना मुश्किल है। न्यूज़ सुनकर सभी की नज़रें टीवी पर चली जाती हैं। अनुराग एकदम से बोला, दंश तो भी इसी फ्लाइट में है। जैसे अनुराग कहता है, कुछ गिरने की आवाज़ आती है। सब उसकी तरफ देखते हैं तो रूहानी ने जो चाय की ट्रे पकड़ी हुई थी वह गिर चुकी थी, या यूँ कहें रूहानी से छूट गई। रूहानी हैरानी से डर से बुत की तरह डर के भाव में खड़ी हुई थी। पृथ्वीराज किसी को कॉल करता है। कुछ देर बात करने के बाद वह गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, तंश फ्लाइट पर नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो वापस लौट आया। जैसे ही रूहानी यह सुनती है दौड़कर हॉल के बाहर निकल जाती है। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। वहीं ठाकुर विला में एक कार तेज रफ्तार में रुकती है। दरवाज़ा झटके से खुलता है और रूहानी दौड़ते हुए बाहर आकर विला के अंदर चली जाती है। हॉल में बैठे राखी की नज़र जैसे ही रूहानी पर पड़ती है तो वो आवाज़ देती है, रूह आप यहाँ अचानक? रूहानी कुछ नहीं बोलती और सीधी सीढ़ियों से दौड़ते हुए चढ़ती है। रूहानी एक कमरे के दरवाजे को धड़ाम से खोलती है। रूहानी के सामने देखकर तंसा चौंक जाता है। रूह, वह इतना ही बोलता है कि रूहानी दौड़कर आती है और झटके से तंजस के गले लगकर रोने लगती है। तंसज बिल्कुल हैरान सा खड़ा रहता है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रूहानी ने उसे गले लगाया है। रूहानी हड़बड़ाते हुए तंसज से अलग होकर दोनों हाथ से उसका चेहरा पकड़कर कहती है, तंश, तंश तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ ना? यह सब बोलते हुए रूहानी का शरीर पूरा कांप रहा था। रूहानी एकदम से अपने होठों से तंसज के पूरे चेहरे को चूमती है और फिर घबराते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? रूहानी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके साथ ही डर से पूरा पसीना पसीना हो गया। तंसज ने रूहानी के बिहेव से कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तंसज को कुछ भी रिएक्ट ना करता देख रूहानी जोर से चिल्लाते उसे हिलाती है। तंसज एकदम से होश में आ जाता है। रूहानी के बहते आंसुओं और उसे डरा हुआ देखकर तंसज रूहानी के चेहरे को दोनों हाथों से थामकर तसल्ली से देते हुए कहता है, रूह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? रूहानी हकलाते हुए कहती है, वो न्यूज़, वो क्रैश प्लेन, कहते हुए फिर एक बार तंसज के गले लग जाती है। तंसज को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तंसज रूहानी को ले जाकर बेड पर बिठाता है। तंसज अपना फ़ोन ऑन करके न्यूज़ देखता है। वह देखते ही समझ जाता है कि रूहानी को क्या हुआ है। तंसज फ़ोन को साइड में रखकर रूहानी के चेहरे को फिर से अपने हाथ में भरकर कहता है, मैं फ्लाइट पर बैठा ही नहीं, मैं अभी घर पर हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। रूहानी एकदम से फिर एक बार तंसज के गले लगकर कहती है, प्लीज़ तंश, मुझे छोड़कर मत जाओ। आई एम सॉरी, तुमसे मैंने इतना रूड बिहेव किया।
प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तनसच रूहानी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। रूहानी की पकड़ तनसच पर कसती जा रही थी, जैसे वह छोड़ देगी तो अभी उससे दूर हो जाएगा। तनसच रूहानी के डर की अच्छी तरह से समझ रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि तनसच का अचानक फ़ोन बजता है। फ़ोन के रिंग से दोनों होश में आते हैं। तनसच एक नज़र रूहानी को देखकर कॉल रिसीव करता है। उधर से आवाज़ आती है, सर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है, 3 दिन बाद आप अमेरिका जा सकते हैं। तनसच कॉल कट करता है तो रूहानी तनसच की आंखों में देखते हुए कहती है, तनसच मत जाओ ना प्लीज़। कहते ही रूहानी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तनसच रूहानी के आंसुओं को पोंछते हुए, तुम रो क्यों रही हो? रूहानी रोते हुए, मत जाओ प्लीज़, प्लीज़ मत जाओ। तनसच रूहानी के बहते आंसुओं को फिर एक बार पोंछता है और उसे समझाते ही समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज रूहानी को हुआ क्या है। रूहानी को आंसुओं को रोकने का नाम ही ले रही थी, बस गालों के बहते जा रहे थे वे, और वह एक ही बात रिपीट कर रही थी, प्लीज़ मत जाओ। 70 रूहानी confesses her feeling and Aditya's rude behavior। तो रूहानी के बार बार एक ही बात को रिपीट और रोते हुए कहते तनसच रूहानी को बस देखे जा रहा था। तनसच रूहानी को रोता हुआ तो नहीं देख सकता था, लेकिन आज वह चुपचाप उसे देख रहा था। तंश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना कि तुम नहीं जाओगे। तनसच के बिल्कुल चुप रहने पर रूहानी फिर एक बार अपने आंसू बहाते हुए कहती है। तनसच एकदम से बोल पड़ा, लेकिन क्यों रूहू, क्यों मैं ना जाऊं? तनसच की बातों से फिर एक बार रूहानी के आंसू झरझर बहने लगे। वह तनसच के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ तंश, प्लीज़ मत जाओ। तंश रूहानी के चेहरे को पकड़कर आंसुओं के पोंछते हुए, बिल्कुल चुप हो, रोना बंद करो पहले। रूहानी तनसच के हाथों पकड़कर, मत जाओ ना प्लीज़। तनसच फिर से रूहानी के बहते आंसुओं को पोंछता है, रूह प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे हर एक आंसू से मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। रूहानी अपने हाथों में आंसुओं को पोंछती है और तनसच प्यार से रूहानी के माथे को चूम लेता है तो रूहानी की आंखें बंद हो जाती हैं। तनसच रूहानी के अलग होकर उसे देखने लगता है। रूहानी अपनी आंखें खोलती है। तनसच रूहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुमसे ना कभी दूर जाना चाहता था और ना कभी जा सकूँगा। मैं तो बस तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें हमेशा दूर रहूं, तुमसे बात ना करूं, तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। रूहानी जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं तंश, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तंश बस रूहानी को देखने लगा। रूहानी आगे कहती है, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने सपनों को लेकर डर रही थी कि कहीं मेरी पढ़ाई रुककर तुमसे शादी ना हो जाए। बस यही डर सताती रहती थी। तुम्हें पता है ना तंश, मेरी एकलौता सपना यही है कि मैं अपनी पढ़ाई की पूरी करूं। तनसच एकदम से बोला, और तुम्हें लगा मैं तुम्हारे सपने को रुकावट बनूंगा? रूहानी अपना सर झुका लेती है। रूह, यू नो, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। इतने सालों की दोस्ती के बावजूद बस मुझे पराया समझा। अगर तुमने एक बार मुझे समझने की कोशिश की होती, शायद आज हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होता। कहते हुए तनसच की आंखों में दर्द दिखने लगा। रूहानी सर उठाकर तनसच को देखती है, जिसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रूहानी बहुत शर्मिंदा होते हुए, आई एम सॉरी तंश, कहते हुए रूहानी के आंसू के बंद बूंद गालों पर लुढ़क जाते हैं। तंसच अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने रूहानी के आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तंसच ने आंखों को बंद देखकर रूहानी घबरा जाती है। वह तंसच के बाजू को पकड़ कर कहती है, प्लीज़ तंश, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें और कभी दर्द नहीं दूंगी। तनसच की आंखें अब एकदम से खुल जाती हैं। वह रूहानी के अधूरे बातों को चाहत करते हुए पूछता है, आखिर तुम क्यों नहीं चाहती हो कि मैं तुमसे दूर जाऊं? रूहानी एकदम से तनसच के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, क्योंकि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम्हें नहीं पता तंश,
इस 1 साल में तुमसे दूर रहकर मैं कैसे जी रही थी। तुम्हें बस यही दिखा कि मैंने खुद तुमसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं दिखा कि ऐसे करने से मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी। तुमने बस मेरी बेरुखी को ध्यान दिया। बेरुखी के पीछे छिपे दर्द को तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। खुद से दूर करके तुमने जितना तकलीफ़ देती थी, उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती थी। रूहानी के बोलने से तंसज का दिल तेजी से धड़कने लगता है। रूहानी अपने एहसास को जाहिर तो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एहसास अधूरे से थे। तंसज का दिल अब थोड़ा बेचैन सा हो जाता है कि आखिर रूहानी के दिल में उसके लिए क्या है। तंसज धीरे से रूहानी को अलग करता है और रूहानी के दिल में छुपे एहसासों को बाहर लाने की कोशिश करते हुए उसके आंखों में देखते हुए पूछता है, ऐसा क्यों? रूहानी खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाती और एकदम से बोल पड़ती है, बिकॉज आई लव यू तंश। तंसज के कान में जैसे ही रूहानी की बात आती है, वो दिल में एक अजीब सा सुकून मिलता है। तंसज एकटक रूहानी के आंखों देख रहा था। रूहानी भी बस तंसज के आंखों में देख रही थी। दोनों को ही नज़रों में पूरी तरह खो गए। इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म सी हो गई। रूहानी के इजहार से आज प्यार परवान पर चढ़ चुका था। रूहानी की आंखें अब भी थोड़ी नम थीं। प्यार तो बहुत पहले से ही रूहानी को थी, लेकिन कभी उसने दिखाने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन आज जब तंसज ने अपनी ज़िंदगी से जाने की बात की, उसकी ज़िंदगी से जाने की बात की, तो वह बहुत ही बिल्कुल रोक नहीं पाई अपने एहसासों को छिपाने से। दोनों की नज़रें मिली थी कि अचानक तंसज रूहानी को झटके से गले लगा देता है। रूहानी भी तंसज का साथ देते हुए टाइटली हक कर लेती है। तंसज रूहानी से, एक बार से फिर से कहूँ ना? रूहानी और टाइटली पकड़ते हुए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू तंश। तंश अपनी खुशी को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, थैंक यू रूहू। तंसज की खुशी के महसूस करते रूहानी को बहुत सुकून सा मिलता है। दोनों अपने करीबी के पल बिता ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इस एक आवाज़ से दोनों होश में आते हैं। तंसज उठकर दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। दरवाजे पे एक सर्वेंट थी। तंसज को देखते ही सर्वेंट सर झुकाकर कहती है, सर, बड़ी मैम आप दोनों को नीचे बुला रही हैं। यह बोलकर वह सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। तंसज पीछे मुड़कर देखता है। रूहानी बेड पर बैठकर उसे ही देख रही थी। तंसज रूहानी के पास जाकर खड़ा हो जाता और कहता है, रूह, माँ नीचे बुला रही है। रूहानी उठकर बाहर जाने लगती है। तंसज भी अपना फ़ोन लेकर जाने लगता है। रूहानी चौखट से बाहर कदम रखने ही वाली होती है कि तंसज झट से रूहानी को कमर से पकड़कर खींच लेता और दरवाज़ा बंद करके उसे सटा देता है। रूहानी हैरान नज़रों से तंसज को देखती है। रूहानी खुद को तंसज से, तंश, ये तुम? रूहानी के इतने ही बोलते तंसज अपनी उंगली रूहानी के होठों पर रख चुप करवा देता है। तंसज कशिश भरी नज़रों से आवाज़ में कहता है, रूह, मुझे तुम्हारे लबों के शब्द नहीं, एहसासों की महसूस करना है। कहते हुए तंसज रूहानी के होठों से अपनी उंगली हटाकर उसकी तरफ झुकने लगता है। रूहानी तंसज के करीब आता देख आंखें बंद कर लेती है। दिल की धड़कन धक धक करते हुए बस शोर करते जा रही थी। तंसज बढ़ते बढ़ते रूहानी के होठों के एकदम करीब पहुंच जाता है। तंसज अपनी करीबी को बढ़ाते हुए रूहानी के होठों पर अपने होठ रखने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक होती है और दस्तक के साथ अनुराग की आवाज़ आती है, तंश। रूहानी झट से अपनी आंखें खोलती है और तंश को धक्का देती है। रूहानी के धक्के से तंसज थोड़ा पीछे हो जाता है। रूहानी दरवाजे से हट जाती है और तंसज को दरवाज़ा खोलने का इशारा करती है। तंसज मायूस सा चेहरा बनाकर रूहानी को देखता है और रूहानी ना में सिर हिलाते हुए दरवाज़ा खोलने का इशारा करती है। बेचारा तंसज ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही अनुराग जल्दी से कमरे में आ जाता है। रूहानी और तंसज को वह अजीब नज़रों से देखने लगता है। तंसज वैसे तो अनुराग से
अब बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। उसकी वजह से ही तंसज रूहानी को किस नहीं कर पाया। अनुराग दोनों को डाउट करते हुए बोला, तुम दोनों बंद कमरे में इतनी देर से क्या कर रहे थे? रूहानी शर्म से नज़र झुका लेती है और तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। रूहानी के जाते ही तंसज घूर कर अनुराग को देखता है और कहता है, कुछ करने तो दिया होता ना। कुछ करने नहीं दिया, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था? अनुराग कन्फ्यूज तंसज को देखता है तो तंसज चिढ़ते हुए कहता है, अब चलो नीचे। तंसज जल्दी से कमरे से निकल जाता है तो अनुराग भी अपना सिर खुजाते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। हॉल में पूरी सिंघानिया परिवार मौजूद था। तंसज आगे बढ़कर पहले अरुणी देवी के पैर छूता है, उसके बाद पृथ्वीराज, विशाखा, अमरजीत और मायावती के भी पैर छूता है और एक साइड जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र रूहानी की तरफ चली जाती है। वहीं तंसज के देखते ही रूहानी अपनी पलकें झुका लेती है। अनुराग एकदम से कहता है, तंश, तूने तो सुबह ही कहा था कि तू अमेरिका के फ्लाइट पर चढ़ने वाला है। अनुराग के सवाल पर तंसज सबको एक नज़र देखता है। सबकी नज़र तंसज पर ठहरी हुई थी। तंसज जवाब देता है, हाँ मैं चढ़ने वाला था, लेकिन अचानक से अजीब सी बेचैनी होने लगी। तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी तो मैं वापस लौट आया। विशाखा जी अपने हाथों जोड़कर कहती हैं, भगवान का शुक्र है कि आप नहीं गए। सभी अब हॉल में बैठे बातें करने में व्यस्त थे। वहीं तंसज आंखों के इशारे से रूहानी से बातें कर रहा था। दोनों को काव्या एकटक देखती रहती है। उसे अच्छे से समझ आ चुका था कि तंसज और रूहानी के बीच सब ठीक हो चुका है। दोनों को देखकर काव्या बहुत खुश थी। अनुराग गार्डन की तरफ एकटक देख रहा था। उसने जब से सपना को देखा था तब से वह उसे भूल ही नहीं पा रहा था। बार बार सपना अनुराग की नज़रों के सामने आ रही थी, लेकिन वह बात उसे भी पता थी कि दोनों का रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। आखिर में सपना एक बच्चे की माँ थी जिसे कभी भी सिंघानिया परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ ही देर में सब कोई ठाकुर विला से निकल जाते हैं। सब कोई निकल जाते हैं। राखी भी विदाई देने के लिए निकल जाती है, लेकिन रूहानी तंसज के इशारे के मुताबिक हॉल में रुक जाती है और तंसज मौका मिलते ही रूहानी को एक कमरे में अंदर ले जाता है। रूहानी एकदम से कहती है, तंश क्या कर रहे हो? तंसज फिर एक बार रूहानी को दीवार से सटा देता है और उसके कमर पर हाथ रखकर कहता है, अधूरे काम को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। कहते हुए तंसज रूहानी की तरफ झुकने लगता है। होठ मिलने ही वाले होते हैं कि एक बार फिर राखी बुलाती है, रूह। रूहानी जोर से धक्का देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं तंसज बुरी तरह से चिढ़ जाता है। अब तक सब ठाकुर विला में सिंघानिया विला पहुंच चुके थे। सभी अंदर की ओर जाते हैं। रूहानी कमरे की ओर जाने वाली होती है कि अरुणी देवी उसे रोक देती हैं। रूहो। रूहानी अपनी जगह रुककर अरुणी देवी को देखती है तो अरुणी देवी कहती हैं, कल आपको तंश के साथ मंदिर जाना है। ये राखी की इच्छा है तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? रूहानी जल्दी से नाम में सिर हिला देती है तो अरुणी देवी से जाने का इशारा करती है। काव्या अपने गुम में खोई हुई थी। कमरे के अंदर घुस जाती है और सीधे वॉशरूम में चली जाती है। अचानक ही काव्या को वॉशरूम में किसी के होने का एहसास होता है। वे अपनी नज़र ऊपर करके देखी तो एकदम से उसकी चीख निकल जाती है। आह! काव्या हड़बड़ाते हुए अपने दोनों हाथों को खुद के चेहरे पर कवर करते हुए बोली, आह आह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य एक अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, पर उसने पैंट पहनी थी, लेकिन शॉवर ऑन होने की वजह से वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। काव्या के चिल्लाने से आदित्य ने जो आंखें बंद करके रखी हुई थी वे एकदम से खुल जाती है और वह काव्या को देखने लगता है। काव्या पलटकर जाने को होती है कि तभी उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। वह अपने हाथों को हटाकर सामने देखती है तो आदित्य के वॉशरूम को लॉक कर लिया था और काव्या की तरफ ही बढ़ने लगा। काव्या हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य बिना कुछ बोले काव्या को शॉवर के नीचे ले आता है। काव्या भीगने की कोशिश करती है। उससे पहले ही आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे वह उसके खुले सीने से टकरा जाती है। आदित्य काव्या के चेहरे के दोनों हाथों को पकड़कर उसका सिर के साथ अपना सिर जोड़कर आंखें बंद कर लेती है। काव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य की सांसें काव्या के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे काव्या का हाथ उसकी साड़ी से कसता जा रहा था।
आदित्य का हाथ जब काव्य के चेहरे से हटकर काव्य के एक हाथ पर चली जाता है। आदित्य का हाथ जब काव्य के चेहरे से हटकर काव्य के एक हाथ पर चली जाता है, वह काव्य के हाथ को पकड़कर घुमा देता है और काव्य को पीछे से भाव में भर लेता है। आदित्य अपना चिन्ह काव्य के कंधे पर रख देता है और अपने दोनों हाथ काव्य के खुली कमर से होते हुए पेट पर। काव्य एकदम से सिहर उठती है। शरीर की ठंडी पानी पड़ने पर बावजूद काव्य को गर्माहट का एहसास दिला रही थी। आदित्य काव्य के कानों के पास जाकर बहुत धीमे से कहता है, तुम इतनी परेशान क्यों? आदित्य के गर्म सांस जैसे ही काव्य के बदन पर पड़ते हैं, वह कसकर आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों को आदित्य के हाथों के ऊपर रख कर कहती है, ये सवाल तो हमें भी आपसे करना है। आदित्य, सवालों को दोहराना तुम्हारी आदत है क्या? काव्य एकदम से कहती है, जैसा आप समझे। आदित्य काव्य के पेट पर अपने हाथ कसते हुए कहता है, सवाल पहले मेरा था तो जवाब भी मुझे पहले मिलना चाहिए। काव्य थोड़ी देर चुप रहती है और फिर एकदम से कहती है, रुखसार प्रेग्नेंट है, उन्हें हमारे परिवार की सख्त ज़रूरत है। जैसे ही आदित्य यह सुनता है, उसकी पकड़ काव्य पर से ढीली हो जाती है। वह काव्य से अलग होकर सख्त आवाज़ में कहता है, तुम्हें ये सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। काव्य एकदम से आदित्य के पास जाकर कहती है, आप समझते क्यों नहीं है, उन्हें परिवार की ज़रूरत है। आदित्य एकदम जोर से कहता है, मैंने कहा ना कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझ नहीं आता तुम्हें? काव्य बस पर ही कहकर रह जाती है और वह इतना ही बोलती कि आदित्य झटके से दरवाजे को बंद करके बाहर चला जाता है। काव्य बस उसे देखती रह जाती है। बाहर आदित्य अपने कपड़े बदलकर अपना फ़ोन लेकर बालकनी में जाता है और माया को कॉल करता है। माया के कॉल रिसीव करते आदित्य उसे डांटते हुए, मैंने तुम्हें मना किया था ना, काव्य को कुछ मत बताना। देन व्हाट इज दिस? उधर से माया थोड़ा घबराते हुए, बट सर, मैम की तबीयत। वह इतना ही बोलती है कि उसे आदित्य के गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई देती है, जितना कहो है उतना करो, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। इतना बोलते ही वह कॉल कट कर देता है। आखिर आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाना चाहते? काव्य की आवाज़ से आदित्य पीछे मुड़कर देखता है। आदित्य काव्य के सवालों को पूरी तरह से इग्नोर करके सोफे पर बैठ जाता है। काव्य भी सोफे पर जाकर बैठ जाती है और आदित्य को देखते हुए कहती है, हमें तो आपको आपके सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन आपने कभी तक बताया नहीं कि आप परेशान क्यों हैं। आदित्य कोई जवाब नहीं देता तो काव्य उसका हाथ पकड़कर कहती है, बोलिए आदित्य। झटके से अपनी जगह से उठकर रूडली बोलता है, मेरी ज़िंदगी में हर बार दखल देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इतना बोलते ही आदित्य कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य के बातों से काव्य बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी शांत सा बैठ कर उसे जाता हुआ देखती रहती है। ये स्टोरी बहुत सस्पेंस से भरी हुई है। आगे चल के 1 या 2 एपिसोड्स के बाद ही और भी इसमें सस्पेंसेस आने वाले हैं और फिर तो सस्पेंस का नाम ख़त्म ही नहीं होगा। ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और फिर से इसकी सेकंड सीरीज़ भी आ चुकी है। हाँ, उस सीरीज़ के मैंने कुछ एपिसोड्स भी पढ़े हैं, तो उनमें स्टार्टिंग में ही दुख और दर्द भरी हुई है। मतलब मैं बता नहीं सकती इस फैमिली के ऊपर आगे चलकर कितने तो सस्पेंस आने वाले हैं और लास्ट में जाकर इस फैमिली के साथ बहुत अच्छा नहीं होता है। जब ये सीरीज़ फिनिश होगी तभी मैं शुरू करूँगी, या कम से कम 100 मेरे पास वो आनी चाहिए, तब मैं शुरू करूँगी। थैंक्स फॉर। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।